मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर आ रही खबर की सबसे पहले तो आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी की रिपोर्ट में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच से जुड़ी हुई खबर अभी फिलहाल सरकार की तरफ से ये मिल रही है कि एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ा दी गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब 15 जुलाई तक एसआईटी जांच करने वाली है। 30 को खत्म हो गई थी एसआईटी जांच की समय सीमा, अब 15 दिन और जांच की जाएगी, यानी कि एसआईटी की टीम की तरफ से 15 दिन और जांच की जाएगी। तो 30 जून को जो एसआईटी की जांच पड़ताल की समय सीमा थी वो समाप्त हो गई थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि 15 दिन और जो जांच की सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है और जांच पड़ताल का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर जो गार्ड्स थे उनसे लेकर जो कोषाध्यक्ष के लोग थे उनसे लेकर तमाम अलग अलग लोग जो शक के दायरे में हैं उनसे पूछताछ जारी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अनिल मिश्रा को लेकर एक और बड़ा खुलासा। मंदिर के बगल में दुकान आवंटित कराई गई थी, ये जानकारी मिल रही है। दुकान में रेस्टोरेंट खोला गया था बाकायदा। अनिल मिश्रा का नाम आने के बाद से दुकान बंद है फिलहाल। तो आपको बता दें कि अनिल मिश्रा का जब से नाम सामने आया है तब से दुकान को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अनिल मिश्रा का जब से नाम सामने आया है अब उनसे भी आगे की पूछताछ की जाएगी और जितनी भी कड़ियां जुड़ रही हैं उन्हीं से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। अनिल मिश्रा चूंकि खुद राम मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्टी थे तो ऐसे में उन्हें अंदाजा था कि अयोध्या किस पैमाने पर विकास करेगा और राम मंदिर के आसपास की जगहों की कितनी वैल्यू है। इसीलिए अपने बेटे के नाम एक दुकान यहां पर आवंटित कराई थी, श्री राम भोग नाम से ये दुकान यहां पर आवंटित कराई गई थी। हालांकि बीते एक हफ्ते से जब से ये विवाद सामने आया है तब से दुकान बंद है। रवि मिश्रा जो कि अनिल मिश्रा के बेटे हैं वो इसकी देखरेख किया करते थे। अब चूंकि वो हेमोपैथिक डॉक्टर भी हैं तो अपनी प्रैक्टिस करते हैं और एक हफ्ते से दुकान बंद है, उनका आना जाना बंद है। कर्मचारियों को घर भेज दिया गया है जो खाना बनाने का काम करते थे। रेस्टोरेंट राम भोग दुकान में खोला हुआ था और ठीक राम मंदिर के बिल्कुल बगल में ये जो दीवार है ये यात्री सुविधा केंद्र की है और उसके ठीक बगल में ये यूको बैंक का एटीएम कार्ड और उसके बाद ये राम भोग दुकान जो कि ट्रस्टी अनिल मिश्रा के बेटे रवि मिश्रा के नाम आवंटित की गई थी। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट से इस इमारत का लेना देना नहीं है, ये इमारत किसी और की है। लेकिन ठीक बगल में देखिए दुकान खोलकर अनिल मिश्रा को अंदाजा था कि ये रोड कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो ऐसे में पहले से ही ये व्यवस्था कर ली गई थी कि अपनी दुकानें यहां पर हो जाएं ताकि जो भीड़ रहती है, जो ट्रैफिक रहता है उसके चलते दुकान आसानी से चल पाए। तो व्यवस्था अनिल मिश्रा ने पहले ही कर ली थी। कैमरा कफिल के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ नव भारत, अयोध्या। चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। योग केंद्र पर अपने भाई के साथ में अविनाश रह रहा था। तो आपको बता दें कि अविनाश शुक्ला के पास से नकदी मिली, साथ ही साथ अयोध्या के कौशल्यपुरी इलाके में योग केंद्र उसकी तरफ से बनाया जा रहा था और उसकी भी तस्वीरें सामने आई। अयोध्या के कौशलपुरी जो कि शहर के सबसे बड़ी कॉलोनी बताई जाती है, योग केंद्र पर अविनाश शुक्ला अपने परिवार के जो भाई हैं उनके साथ में रह रहा था, ये जानकारी मिली है। तो मंदिर चोरी मामले में अविनाश शुक्ला आरोपी है। इसके यहाँ से रुपए बरामद हुए थे और इसके भाई अभिषेक शुक्ला का ये कहना है कि अगर ये दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए जो ये योग केंद्र की तस्वीरें सामने आई है, इसी योग केंद्र पर अविनाश शुक्ला रहा करता था। फिलहाल पुलिस जानकारियां जुटा रही है। अविनाश शुक्ला से भी लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। आखिरकार कैसे चलाया जा रहा था योग केंद्र, पैसा कहां से आ रहा था, कैसे जो चोरी थी उसको किया जा रहा था। अयोध्या के राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी और गबन मामले में अविनाश शुक्ला मुख्य आरोपियों में से एक है। वहीं पुलिस ने अविनाश शुक्ला के साथ में पूछताछ करना शुरू कर दिया। पुलिस ने पिछले दिनों कौशल्यपुरी कॉलोनी के योगा सेंटर पर छापेमारी की गई थी उनके द्वारा और लाखों रुपए बरामद भी किए थे। और नवभारत की टीम इसी योगा सेंटर पर पहुंची। योगा सेंटर पर टीम जब पहुंची तो 5 जून को बरामद हुआ कैश इसी जगह पर मिला था और आगे की तस्वीरें भी आपको टीम की तरफ से दिखाई जा रही हैं। तो आपको बता दें कि 5 जून को इसी योग केंद्र
केंद्र से 5 लाख रुपए का कैश टीम के द्वारा बरामद किया गया था, अपने अंदर ले लिया गया था। योगा सेंटर में एक और जो बक्सा था वो बरामद किया गया था। जो बक्से आपको तस्वीरों में नजर आ रही वही बक्से हैं। तो आपको बता दें कि क्यूआर कोड इस पर आपको नजर आ रहा होगा। ये क्यूआर कोड वाला राम राज्य कोष लिखा बक्से को लेकर ही अब आगे की जांच की जा रही है। तो आप सोचिए कि जो आप जब जाते हैं मंदिर तो क्यूआर कोड्स आपको नजर आते हैं कई मंदिरों में, वहां पर आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, उसके बाद अपनी जो दान राशि है उसमें दे देते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर के पास नहीं बल्कि इनके पर्सनल अकाउंट्स में पैसा जा रहा था। तो आपको बता दें कि पुलिस ने 5 जून को इस योगा सेंटर के एक बक्से से 5 लाख रुपए की बरामदगी की थी। योगा सेंटर के केयर टेकर और टीचरों के अनुसार अविनाश योगा नहीं करता था, सिर्फ वो अपने भाई के साथ यहाँ पर रहा करता था। वहीं योगा सेंटर में एक और जो बक्सा है वो बरामद किया गया है जिस पर एक क्यूआर कोड वाला राम राज्य कोष लिखा गया है और अब उसी को लेकर जो जांच पड़ताल है, सवाल जवाब है वो किए जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अविनाश मिश्रा प्रमुख नाम बताया जा रहा है। और अब अविनाश मिश्रा को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फिलहाल देखिए हम कौशलपुरी कॉलोनी के फेज 1 में योगा सेंटर के पास है और कहा यह जा रहा है कि अविनाश अपने इसी योगा सेंटर में अपने भाई के साथ पिछले 1.5 सालों से रह रहा था और पुलिस ने बाकायदे यहां से लगभग लाखों रुपए कैश जो है उसकी रिकवरी की है। और फिलहाल देखिए ये जो बक्सा है, कहा यह जा रहा है कि इसी बक्से से पिछले दिनों जब पुलिस यहां पर पहुंची थी तो भारी संख्या में जो कैश था वो बरामद हुआ है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बड़ा सा बक्सा है और इसी बक्से के अंदर से जो कैश की बरामदगी हुई है, तो निश्चित तौर पे ये पूरा जो मामला है वो संदिग्ध। देखिए इसमें कई तरह की जो फोटो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी। कुछ यहाँ पर किताबें भी हैं, इसके अलावा कुछ कपड़े भी हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य जो झोले हैं या इस तरह से जो चीजें हैं, कुछ बिस्तर से भी जुड़ी हुई चीजें हैं, कुछ डायरी है। देखिए आप ये डायरी भी है जिसमें तमाम तरह की जो चीजें लिखी हैं वो यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन साथ ही साथ एक अन्य जो तस्वीर है, वो जो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, वो राम राज्य कोष यानी जो बक्सा था जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया जाता था, जहाँ पर जो भक्त थे वो पैसे देते थे, वो यहाँ पर बरामद हुई है। हालांकि इसका अविनाश से क्या संबंध है इसको लेकर थोड़ा सा उहापोह है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो स्कैनर सहित ये बरामदगी हुई है, निश्चित तौर पे ये पूरा जो मामला है उसको हैरान करता है। कहीं ना कहीं जो पूरी मामले है, देखिए हम आपको दिखाने की आसपास की दिखाने की कोशिश करें तो ये एक योगा सेंटर है और इसी योगा सेंटर में वो अपने भाई के साथ रह रहा था। देखिए सामने विवेकानंद की तस्वीरें हैं और आसपास का एम्बियंस हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए इस योगा सेंटर की संचालिका भी हमारे साथ हैं। अविनाश को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। वो यहीं पे रहता था, कितने सालों से यहाँ पे रह रहा था और उसके पास से क्या बरामदगी हुई है, क्या आपको जानकारी? पहले करेक्शन कर दूं, ये मेरे गुरुजी का योग सेंटर है डॉक्टर चैतन्य का और मैं सिर्फ यहाँ एक शिक्षिका हूँ। मैं एक बैच लेती हूँ, हमारे 5 आचार्य और हैं, हम मिला के 5 लोग हैं, अलग अलग बैचों में सभी सिखाते हैं। और अभिषेक शुक्ला जो इसका भाई अविनाश का, ये गुरुजी के साथ पिछले 10 सालों से रहता है। गुरुजी की सेवा करता था, गुरुजी के साथ रहता था, गुरुजी की शरण में, और गुरुजी उसके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, अब जो भी आएगा उसको गुरुजी शरण देते थे। ऐसे कई सारे बच्चे उनके साथ आए, पढ़कर अच्छी अच्छी जगहों पे नौकरी कर रहे हैं। उनमें से एक अभिषेक भी था। अभिषेक की नौकरी अभी 2-3-4 साल पहले प्राइमरी में लग गई, तो फिर वो अपने भाई को भी लेकर आया कि कहीं नौकरी उसकी लगवा दी जाए। फिर हम लोगों को बातों बातों में पता चला कि उसकी नौकरी मंदिर में लग गई, तो हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, वो भी कुछ पैसा कमाएगा अपना। और अभी पता चल रहा है कि उसका गबन में नाम आया। हम लोग तो बिल्कुल शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बीच का लड़का और हमारे सेंटर की बदनामी, पैसा बताइए यहाँ लाकर छुपाया। तो कई दिनों में इसकी टीम कब आई थी यहाँ पर, कब उसके पास से रिकवरी? 5 तारीख को आई थी। तो हम लोगों को जैसे ही पता चला, सुंदर ने बताया कि पुलिस आई थी और अविनाश को ले गई। हम लोगों ने उसी समय अभिषेक को कॉल किया कि भाई सेंटर की बदनामी नहीं चाहिए हमें, आप लोग अपना सामान लेके यहाँ से जाइए।
तो वो किस रूम में रहते थे? इसी रूम में रहते थे? में रहते, इसी में। इसमें और कितने लोग रहते थे? बस वही 2 लोग और अच्छा, ये 2 भाई थे। हाँ, पहले अभिषेक ही रहता था, बाद में अविनाश को भी लेकर आया। अच्छा, हम एक देख रहे हैं ये पेटिका भी है रामराज्य को बारे में देखिए सारे न्यूज चैनलों पे चल रहा है, उसका इससे कोई संबंध नहीं। ये उस समय का है जब हम लोग चंदा 2-2 रुपए 10-10 रुपए इकट्ठा कर रहे थे राम मंदिर बनने के समय का। वो गुरुजी के समय का बक्सा है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं, उसको इससे मत जोड़िए, उसका इससे कोई मतलब। आप उसको चेक भी कर, वो बड़े वाले बक्से में ही वहीं पर सामान उसी में से मिला है, उसी में। छोटे बक्से से उसका मतलब नहीं, उसका उससे कोई मतलब नहीं है, उसी में से मिला है। उसकी गतिविधियां क्या थी? वो क्या योगा करता था यहाँ पर या सिर्फ ऐसे ही रहता था? क्या करता था? ऐसे ही रहता था, बस काम पे जाता था, काम से आता था और यहीं बैठा रहता था। कभी कभार मेरा 5 मिनट के लिए मिलना होता था, दुआ सलाम हो जाता था, इससे ज्यादा मेरी उससे कोई बात नहीं होती थी। मतलब वो योगा नहीं करता? कभी कभार किसी बैच में जाता, क्योंकि मेरी महिलाओं की कक्षा रहती थी तो उसमें नहीं जाता था, और बैच चलते तो उसमें जाता रहा होगा, तो ये हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से उसकी गतिविधियां आपको ऐसी कुछ लग रही थी कि शायद थोड़ी सी कुछ बदली सी? अच्छा, उसकी जब 5 तारीख के बाद से वो यहीं रह रहा था? नहीं, उसकी बात से हम लोगों ने उसको उसी दिन यहाँ से हटा दिया कि आप यहाँ से जाइए दोनों लोग। 5 तारीख के बाद से दोनों लोग यहाँ नहीं आए। 5 तारीख में जब पुलिस की टीम आई थी उसके साथ और कितने लोग थे? जब अविनाश के साथ सिर्फ अविनाश और पुलिस की टीम? 2 सादे कपड़ों में थे और 2 शायद पुलिस वाले थे, जैसा कि दिखा रहा है उसमें, क्योंकि उस समय मेरा बैच नहीं था, उस समय कोई और आचार्य बैच ले रहे थे। सुंदर ने बताया कि ऐसा हुआ। तो बिल्कुल देखिए, ये इस योगा सेंटर की टीचर हैं और उनके मुताबिक अविनाश और उसका जो भाई अभिषेक है वो इसी कक्ष में रहते थे। ये योगा सेंटर है और इसी कक्ष में रहते थे। जो उसका भाई है उसकी प्राइमरी स्कूल में उसकी जॉब लग गई थी, जबकि अविनाश जो था वो यहाँ पर रहता था और बाकायदे। लेकिन बड़ी बात यह है कि योगा सेंटर में होने के बावजूद उसका आध्यात्म या योग की ओर से बहुत लगाव नहीं था, किसी तरीके का कोई आकर्षण नहीं था। वो कभी कभार ही योगा सेंटर में आता था, मतलब योगा करने के लिए आता था। वो सामान्य गतिविधियों वाला ही, जैसा कि इनके टीचर के मुताबिक रहता था, दुआ सलाम होती थी, इससे ज्यादा कोई और बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जब ये खबर सामने आती है कि 5 जून को जो उसके पास से रिकवरी होती है, यानी पुलिस वालों के साथ साथ जो कुछ अन्य लोग जो सादे वेश में थे वो यहाँ पर आते हैं और इसके बाद जब चेकिंग की जाती है तो इस बक्से से बाकायदे आप ये देखिए कि ये जो आप बड़ा वाला बक्सा देख रहे हैं, आप ये देखिए कि यहाँ से बाकायदे कैश की बरामदगी होती है। और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस बक्से में और क्या चीजें हैं, इसमें तमाम तरह की, देखिए इसमें कुछ बर्तन भी रखे हैं, ये बर्तन बिल्कुल नए बर्तन हैं। इसके अलावा कुछ कपड़े भी हैं और अलग अलग जो चीजें होती हैं, जो गृहस्थी की चीजें होती हैं, लगभग वही सारी चीजें हैं। कुछ यहाँ पर किताबें भी हैं। तो और भी कुछ हैं, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो राम राज्य कोष पेटिका जो बताई जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि जब अयोध्या में राम मंदिर जब बन रहा था, मंदिर बन रहा था, तो उस दौरान यहाँ पर इसको लाया गया था। हालांकि अविनाश से इसका कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है और बाकायदे यहाँ पर एक QR कोड भी है। इसके अलावा एक और बक्सा जो है वो यहाँ पर आपके नीचे है और इस बक्से पर देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर ताला लटका हुआ है। यानी हालांकि जो इस सेंटर की टीचर है उनके मुताबिक ये जो बक्सा है वो पहले से ही यहाँ पर रखा गया था, यानी इस बक्से से अविनाश का कोई संबंध नहीं है। और हमारे साथ में आशुतोष जुड़े भी हुए हैं। आशुतोष, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो ये बक्सा है छोटा वाला, इसको लेकर उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इसे भी आगे जांच के दायरे में शामिल किया जा सकता है? देखिए, जहां तक उस रामराज्य कोष वाले बक्से की बात कही जा रही है जिस पर एक QR कोड भी दिया गया है, उसका इस अविनाश शुक्ला से कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है। जब योग सेंटर के जो टीचर थे उनसे हमारी बातचीत होती है तो उन्होंने बताया कि उनके जो गुरु थे डॉक्टर चैतन्य प्रभु, उनकी ओर से ये बक्सा लाया गया था और ये बक्सा साल 2018-19 के आसपास यहाँ पे लाया गया था। और उस वक्त जिस वक्त राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो जो भक्त थे उनसे चंदा लेने के लिए उस बक्से का इस्तेमाल किया जाता था और उसके बाद उस बक्से को इसी योग सेंटर में रख दिया गया था, जिस कमरे में अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक के साथ यहाँ रहता था। देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें अगर दिखाने की कोशिश करें तो ये अयोध्या की पॉश कॉलोनी है, कौशल्यापुरी, और इसी कॉलोनी के
इस बिल्डिंग के आप देखिए कि दो हिस्से में ये पूरा योग सेंटर बना हुआ है और एक हिस्से की अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर योग होता है और दूसरे हिस्से में जो अविनाश था वो अपने भाई अभिषेक के साथ यहाँ रहता था। लेकिन देखिए फिलहाल जब से ये खबर सामने आई है उसके बाद से अब यहाँ पर ताला लगा दिया गया है ताकि कोई ऊपर न जा सके। फिलहाल अगर हम इस योग सेंटर की बात करें तो यहाँ पर जो अविनाश था वो पिछले 1.5 सालों से रह रहा था। उसका जो भाई है यानी अभिषेक वो यहाँ पर 4-5 सालों से था। वो उसकी प्राइमरी स्कूल में उसकी जॉब लग गई थी और उसके बाद से उसका भाई अविनाश वो यहाँ रहता था, उसकी भी जॉब लग जाती है। और उसकी गतिविधियों के बारे में जब हमने बातचीत की तो बताया ये गया कि पहले वो सुबह की शिफ्ट में वहां पर मंदिर ट्रस्ट में काम करता था, बाद में पिछले कुछ महीनों से वो सेकेंड शिफ्ट में यानी लगभग 2 बजे के आसपास वो मंदिर जाता था और रात के 8 से 9 बजे के बीच में वो यहाँ पर वापस आ जाता था। बड़ी बात यह है कि योगा सेंटर में होने के बावजूद जो अविनाश था वो कभी योग नहीं करता था। सिर्फ जो यहाँ के जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, उनसे उसकी दुआ सलाम होती थी। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जो शख्स योगा सेंटर में काम नहीं करता है वो बाकायदे योगा सेंटर में कैसे रहा करता था, और यही बात अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। फिलहाल पुलिस टीम लगातार के आसपास रहते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कभी उन्हें किसी प्रकार का कोई शक हुआ और क्या कुछ अपडेट फिलहाल पूरे मामले को लेकर है, और खास करके जो QR कोड है उसके साथ में जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसको लेकर कुछ जानकारी। देखिए हमने आसपास के लोगों से भी बात की तो उनका यही कहना था कि अविनाश की जो गतिविधियां थी वो कहीं से संदिग्ध प्रतीत नहीं होती थी। पैसा भले ही उसके पास आ गया था लेकिन जो उसका रहन सहन था, जो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था वो बेहद सामान्य था। किसी तरीके के हाई प्रोफाइल चीजों में वो विश्वास नहीं करता था और जॉब करता था। जॉब करने के बाद से वो यहाँ पर रात में आता था और रुकता था। लेकिन जब से उसके पास से 5 लाख रुपए की कैश की बरामदगी हुई है उसके बाद से योगा सेंटर में के जो टीचर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके भी होश फाख्ता हो गए हैं कि आखिर एक साधारण सा दिखने वाला ये जो कर्मचारी है जो कैश काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, जो मंदिर ट्रस्ट में काम करता था, उसके पास से इतनी संख्या में कैश कहां से बरामद हो गया। बाकायदे अगर हम बताएं तो 5 जून को यहाँ पर 2 सादे वेश में कर्मचारी थे और 2 पुलिस वालों के साथ साथ अविनाश मिश्रा को यहाँ पे लाया गया था। बाकायदे बंद कमरे में वहां पर जो बड़ा सा बक्सा था उसको खोला गया और उसमें से 2 बैग बरामद होते हैं और उन्हीं बैग में कहा यह जा रहा है कि 5 लाख रुपया कैश था जिसकी बरामदगी होती है। और 8 जून को जब ये पूरा मामला मीडिया में आता है तो उसके बाद से अविनाश मिश्रा और उसके भाई जो अभिषेक था उसको यहाँ से हटा दिया गया था। तो फिलहाल जो आसपास के लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ही देखिए यहाँ पर एक जनरल स्टोर की दुकान है, हम उनसे बात करने की कोशिश करें कि अविनाश शुक्ला यहाँ पर रहता था, आप लोग की कभी बातचीत होती थी? यहाँ पर तो आता ही होगा सामान खरीदने। जी आते थे। अच्छा जी, जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सामान होना चाहिए वो मतलब लेते थे अपना। तो उन्होंने बताया था कि वो मंदिर ट्रस्ट में काम करते हैं? जी बताए थे। जी। तो आप लोग को विश्वास हुआ कि उसके पास से इतनी भारी संख्या में कैश की बरामदगी हुई है, वो चढ़ावा चोरी में आरोपी है? जी, वो तो बाद में पता चला है। उसका रहन सहन कैसा लगता था जब वो सामान खरीदने आता था? सामान ही मतलब हल्के फुल्के चीजें खरीदता था कि ऐसा लगता था कि नहीं कुछ पैसे वाला है? नहीं, मतलब नॉर्मली चीजें लेते थे, बाकी बात व्यवहार तो ठीक ही था। जी, बात व्यवहार स्वभाव अच्छे थे। अच्छा, पिछले कितने सालों से यहाँ पे था? करीब 1 साल से थे। मैं उनको लगभग 3 महीने से मैं जानता हूँ। तो आपकी बातचीत होती थी उससे? बहुत नॉर्मली होती थी, जैसे सामान लेने जब आते थे बस उतने ही। बाकी ये एहसास नहीं हुआ कि ये चढ़ावा चोरी में भी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो बाद में पता चला। बिल्कुल, देखिए योगा सेंटर के ठीक नीचे ये एक जनरल स्टोर की दुकान है और इसी जनरल स्टोर की दुकान से अविनाश जो था वो सामान लेने आता था। तो दुकानदार के मुताबिक भी उसके हाव भाव से ऐसा कुछ नहीं पता चलता था कि वो इस तरीके के मामलों में इन्वॉल्व भी हो सकता था। इतना शातिर है वो अविनाश। लेकिन जिस तरीके से अब जब जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है तो परत दर परत जो जितने भी किरदार हैं, जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी जो सच्चाई है वो अब सामने आती जा रही है। किसी का फार्म हाउस निकल रहा है, किसी के पास अवैध संपत्तियां निकल रही है, किसी ने कोचिंग बना रखा था, किसी ने होटल बना रखे थे। तो आप ये समझिए कि ये पूरा मामला कितना बड़ा है और यही कारण भी है कि पुलिस के साथ साथ अब SIT ने भी अपनी जो जांच है उसको अगले 15 दिनों के लिए और बढ़ा दी है, क्योंकि
क्योंकि एसआईटी को ये मालूम हो चुका है कि जितने भी किरदार हैं उनकी सच्चाई तक, उनकी तह तक जाने के लिए अभी और कुछ समय लग सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये 8 चेहरे ही नहीं जिनको गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इसके अलावा कुछ और बड़े चेहरे भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। और यही कारण है कि अब जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि किस तरीके से आगे की सच्चाई सामने निकल कर आ पाती है। बिल्कुल क्योंकि अब कहा भी होगा कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनके नाम आगे सामने आते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। तो चढ़ावा चोरी के मामले पर अयोध्या के सांसद का बयान सामने आया। चढ़ावा चोरी कोई मामूली मामला नहीं है, ये अवधेश प्रसाद जो कि सांसद है वो कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से होनी चाहिए जांच, ये उनका कहना है। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी मामला सामने आया उसके बाद से सियासत भी थमती नजर नहीं आ रही है। और इस बीच अवधेश प्रसाद की तरफ से ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच की जानी चाहिए। प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा और चंदा, 2 मामले हैं। चंदा तो तब है जब मंदिर बना नहीं था, तब से चंदा चल रहा है बहुत दिनों से। और चढ़ावा की शुरुआत हुई है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई 24 में, तब चंदा, तब चढ़ावा बहुत बड़ी तेज गति से एक दिन में 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान लोग आते थे और पूरे देश के आते थे। ये मामला राष्ट्रव्यापी हो गया है। अब ये यहाँ के योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश का तो मामला रह ही नहीं गया है। बेकार में योगी जी बोलते हैं, ये तो राष्ट्रव्यापी मामला है। तो चढ़ावा चोरी के पूरे मामले को लेकर अवधेश प्रसाद के साथ साथ में मामले में रामगोपाल यादव का भी अब बयान सामने आ गया है। तो आपको बता दें कि 20,000 करोड़ का घोटाला है, रामगोपाल यादव का ये कहना है। अब उनका भी बयान इस पूरे मामले में सामने आया और बहुत बड़ा बयान है कि 20,000 करोड़ का ये घोटाला है, जो ये पूरा मामला चढ़ावा चोरी का सामने आया है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना, चांदी, जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना, चांदी, जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अब संजय राउत का बयान भी सामने आ गया है। संजय राउत ने कहा है कि चंपत राय को सबसे पहले अरेस्ट किया जाना चाहिए, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को भी गिरफ्तार करना चाहिए। तो ऐसे में चंपत राय का नाम भी सामने आया और उसके बाद से अब संजय राउत इस पे कह रहे हैं कि इन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सबसे पहले चंपत राय को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हमारी राय क्या होगी? चंपत राय को सबसे पहले अरेस्ट करो, अनिल मिश्रा को अरेस्ट करो, गोपाल राय को अरेस्ट करो। जिसने वहां जमीनें खरीद कर ट्रस्ट को बेचा है, वो अयोध्या के एक्स मेयर को अरेस्ट करो। ये छोटी मछली को आपने अरेस्ट किया है। राम मंदिर को लूटा है ये लोगों ने। ये सबसे बड़ा रामद्रोह है, सबसे बड़ा देशद्रोह भी है। अगर ये और कोई लोग करते तो आप पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर, हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व खतरे में, तो आप क्या हिंदुत्व को 4 चांद लग गए? बताइए। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, ये पहली बात है। और मैं ये भी कहूंगा, राम मंदिर ट्रस्ट का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए जो जांच कमेटी होगी वो सभी पार्टी का एक मेंबर उसमें होना चाहिए। और इस बीच
लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं मंदिर में चोरी से जुड़े हुए पूरे मामले को लेकर, जिसमें बयानबाजी लगातार की जा रही है। क्यूआर कोड वाले बक्से को लेकर भी अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार जो क्यूआर कोड लगाया गया है उस बक्से के पैसे कहां जा रहे थे। वहीं एसआईटी को लेकर तो ये भी कहा जा रहा है कि जो जांच की डेट थी लास्ट वो 30 जून थी, अब उसको 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया, जो सूत्र बता रहे हैं। तो देखिए, अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए और चंपत राय को अरेस्ट किया जाना चाहिए। संजय राउत की तरफ से भी ये बड़ा बयान सामने आया और राजनीति भी इस पूरे मामले में होती हुई नजर आ रही है, जहां पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि चंपत राय की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सबसे पहले उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये संजय राउत भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए और रामद्रोह की बात भी उन्होंने कही कि राम मंदिर से चोरी करना, चढ़ावा चुराना रामद्रोह है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी जांच की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है 15 जुलाई तक के लिए। अब एसआईटी को जो जांच का दायरा है वो बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। 30 को दरअसल जो डेट थी वो आखिरी थी, यानी कि 30 जून को समय सीमा समाप्त हो रही थी जांच पड़ताल की। तो देखिए, अब 15 दिन जांच का जो समय है उसे बढ़ाया गया है। इसमें जितने भी सवाल बाकी है और कितने लोग इस पूरे दायरे में आते हैं उस सबको लेकर जांच की जानी है, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी 70 से 80 लोगों को जांच के दायरे में रखा जा रहा है और जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी की जांच की जानी है। तो जून की शुरुआत में जैसे अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल खड़े किए गए थे उनके द्वारा, तभी उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के गठन के बाद में ही जो ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का दौर था वो जारी होता है। एक सूची बाकायदा बनाई जाती है, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है। अब जो एसआईटी के डेट थी उसको बढ़ा दिया गया है 15 दिन और ज्यादा टाइम दे दिया गया है एसआईटी को, ताकि और ज्यादा गहनता के साथ में कई सारे लोगों के साथ में जो जांच पड़ताल है, सवाल जवाब है, वो एसआईटी की टीम कर सके और कई सारे पहलुओं को मद्देनजर रखे आगे की जांच को बढ़ाया जा सके। जो पूरी घपलेबाजी की गई है इसमें किसके साथ में कनेक्शन किसका बना हुआ था और कैसे पूरी साठगांठ चल रही थी, इसको लेकर अब पूरी जांच आगे की जानी है। और देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो पूरा बक्सा है जिसके अंदर से जो नकदी है उसको जब्त किया गया है। तो देखिए, फिलहाल जो क्यूआर कोड वाला बक्सा है जिसपे आपको ताला लगा हुआ नजर आ रहा है, ये भी सवालों के घेरे में बना हुआ देखा जा रहा है। दरअसल इसके ऊपर जो क्यूआर कोड बना हुआ है उसके ऊपर राम राज्य कोष लिखा हुआ है। बाकायदा पेटीएम का एक क्यूआर कोड है, यानी कि जब कोई भी भक्त इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो पैसा अकाउंट में जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार किसके अकाउंट में ये पैसा जा रहा था। तो ऐसे में जो अकाउंट लिंक है उन सबकी भी जांच की जानी है। हालांकि जो योगा सेंटर चलाते हैं और जो वहां काम करने वाले टीचर्स हैं उनका ये कहना है कि इस बक्से का और इस स्कैनर का कोई भी ताल्लुक जो पूरा चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है उससे नहीं है, लेकिन आगे की जांच अभी जारी है। तो अविनाश शुक्ला हो, अनिल मिश्रा हो या फिर चंपत राय हो, सभी से जो जांच पड़ताल है, सवाल जवाब है, वो एसआईटी की टीम कर रही है। कई और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबके बीच में ट्रस्ट के कार्यालय के प्रभारी के साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत की गई है हमारी टीम के द्वारा। तो आपको बता दें कि प्रकाश गुप्ता जो है उन्होंने जानकारी दी है, ट्रस्ट के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आ रही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा ट्रस्ट ने चूंकि स्वीकार नहीं किया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, पूरा मसला आप देख ही रहे हैं, पूरा विवाद चल रहा है, एसआईटी जांच, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, आरोपी जेल में है। मैं एक चीज बताइए कि सर, ट्रस्ट काम कैसे कर रहा था? मतलब कौन किस काम के लिए उत्तरदायी था? ट्रस्ट में बहुत सारे मेंबर हैं, क्या सब मेंबर को किसी न किसी काम का प्रभार दिया हुआ था या फिर कोई एक व्यक्ति ही पूरी जिम्मेदारी संभाल रहा था? पूरा अगर बॉडी के बारे में समझा पाया। देखिए, ट्रस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसको सरकार ने बनाया और जो ट्रस्टी हैं वो ना बदले जा सकते हैं ना हटाए जा सकते हैं। और ट्रस्ट का जो महासचिव हैं श्री चंपत राय जी, वो चूंकि पदाधिकारी होने के नाते उसका संचालन का दायित्व उन्हीं के ऊपर था और दूसरे ट्रस्टी यहाँ से रहते थे अनिल मिश्रा जी, तो वो देख रेख करते थे। बाकी
एक ट्रस्टी थे राजा साहब अयोध्या, वो आज हम लोगों के बीच में है नहीं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर एक ट्रस्टी और हैं, वो है दिनेश दास जी, उस मंदिर के महंत, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन मेंबर माना है। तो उसी के निर्देश पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने गठन किया और उसी के अंतर्गत ट्रस्ट काम कर रहा था। अब जैसे स्वामी दिनेश दास जी हैं, तो क्या इन्हें कोई जिम्मा दिया गया था कि ये काम की निगरानी करेंगे, ये काम देखेंगे, ऐसे बाकी जो ट्रस्टी हैं? देखिए, जिम्मेदारी कोई नहीं बांटी गई, इसलिए कि यहाँ पर कुल अनिल मिश्र जी, दिनेश दास जी और चंपत राय जी, यही लोग तो खाली हैं, बाकी तो सब बाहर हैं। अनिल मिश्रा जी का मैं पूछना चाहूंगा कि अनिल मिश्रा जी कौन सा जिम्मेदारी संभाल रहे थे? मतलब हर रोज उनका आना जाना था, तो कोई जिम्मेदारी वो देख रहे हो? चूंकि अनिल मिश्रा ही एक ऐसे व्यक्ति ट्रस्टी थे जो ट्रस्ट की तरफ से एक्टिव रहते थे, उन्हीं को ट्रस्ट ने जिम्मेदारी दे रखी थी कि अपना देख रेख करेंगे, तो वो करते थे। बाकी चंपा जी तो थे ही थे सर्वा महासचिव, हाँ, और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी थे। तो नृत्य गोपाल दास जी स्वस्थ रहते थे, लहजा उनका कोई बहुत हस्तक्षेप नहीं रहता, थोड़ा बहुत कमल नयन दास जी उसको देख रेख कर लेते थे। मतलब हस्ताक्षर की कैपेसिटी में वो नहीं है, तो मतलब इस स्थिति में नहीं कि वो कर सके? नहीं, बस बतौर प्रवक्ता जो है अध्यक्ष जी के बतौर जो है वो, चूंकि उनको उत्तराधिकारी है, तो थोड़ा आश्वस्त भी रहते हैं, तो उनके काम को देख रेख कर लेते हैं। जैसे ट्रस्ट की बैठक क्या हर महीने बुलाई जाती है, या फिर ये केवल फोन पे जानकारी दे दी जाती है? नहीं, ट्रस्ट की बैठक मेरे ख्याल में 3 महीने में एक बार तो जरूरी है। अच्छा। और वो होती है। उसमें सारे ट्रस्ट के मेंबर्स मौजूद रहते हैं? अभी किसी लिए कंपलसरी तो है नहीं, जो यहाँ के हैं वो तो आ ही जाते हैं बैठक में, लेकिन अब बाहर का आदमी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या उसमें चढ़ावा से संबंधित भी बातचीत होती है कि भाई इतना लेखा जोखा रखा जाता हो कि इतना चंदा आया है इतने वित्तीय वर्ष में इस महीने, और उसको हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, वो ट्रस्ट का जो वार्षिक लेखा जोखा है वो तो वार्षिक होता है, और ट्रस्ट की बैठक में उस पे उसका ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद में जब सीए की रिपोर्ट ऑडिट की आ जाती है या कोई उसमें आपत्तियां होती हैं, तो उनके निस्तारण के लिए ट्रस्ट की बैठक होती है कि ये आपत्तियां हैं, ये नहीं होनी चाहिए और इसका निदान होना चाहिए भविष्य में, इसीलिए ऑडिट होता है। और ऑडिट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, इसलिए कि ट्रस्ट भी भारत सरकार के अधीन ही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार ने ही बनाया है। उसमें एक प्रतिनिधि केंद्र का रहता है, एक प्रतिनिधि स्टेट का रहता है, एक प्रतिनिधि जिले का रहता है। जिले का प्रतिनिधि जिलाधिकारी होता है। अगर जिलाधिकारी मुसलमान है तो उसकी जगह जो सीनियर एडीएम होगा वो उसका मेंबर होगा, वो पति मेंबर होगा। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे ये आरोप लग रहे हैं कि चंपत राय जी ने पूरी जो व्यवस्थाएं उस पर कब्जा कर रखा है। अनिल मिश्रा उनका सहयोग करते थे, निजी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं थी, हालांकि आप बेहतर जानते होंगे, कार्यालय प्रभारी आप हैं, तब भी निजी सिक्योरिटी के कर्मचारी रखे, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स, स्पेशल सुरक्षा बल मंदिर में तैनात है, तो वो भी उन्होंने जानबूझ के निजी सिक्योरिटी रखी। पहला, देखिए, निजी सिक्योरिटी उन्होंने नहीं रखी क्योंकि पूर्व सैनिक एसोसिएशन है, तो उन लोगों ने आग्रह किया कि हम लोगों के रिटायर्ड फौजी जो हैं वो कुछ आप हायर कीजिए, सिक्योरिटी में रखिए। तो ट्रस्ट ने उनकी बात मान ली और निजी सिक्योरिटी में जो है वो
यही रिटायर्ड मिलिट्री मैन है और कोई व्यक्तिगत सिक्योरिटी वाला तो है नहीं। अच्छा, दूसरा आरोप ये है कि जो चढ़ावा की पूरी प्रक्रिया थी उसमें टिन्नू को असीमित अधिकार चंपत राय जी ने दे दिए थे, चाबी भी टिन्नू यादव रखते थे, जबकि उनकी जिम्मेदारियों में वो शामिल नहीं था। देखिए, अब जिम्मेदारी की बात तो अलग है। जिम्मेदारी कुछ होती है, काम कोई करता है। तो अब जो व्यक्ति मंदिर के अंदर देख रेख करेगा तो निश्चित है कि उसी को स्वाभाविक रूप से उसको काम करना ही पड़ेगा।